रउआ देखल बानी हमार यूट्यूब चैनल बा। हम विकास टेक से हैं। हम स्वागत करल बानी और हम पढ़ल बानी कक्षा छठवीं का अध्याय 8 कक्षा 8वीं का अध्याय 6। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कक्षा 8वीं के अध्याय 6 को, जिसमें बात होगी बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक की। दोस्तों, एक सवाल उठता है कि हम इस तरह से चैप्टर जैसे क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि मेरे पास में सीधे तौर पर 4-5 पेज के नोट्स हैं और अच्छे खासे नोट्स हैं जो मैं सीधे तौर पर आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, जहाँ पर आप अपना समय बचाकर एनसीईआरटी के इन चैप्टर्स के सीधे नोट्स पढ़ सकते हो। या फिर आप मेरे जैसे गधे से नोट्स पढ़ने के बजाय आप सीधे तौर पर दृष्टि आईएएस या फिर कई बड़ी कोचिंग संस्थानों के नोट्स ले सकते हो। तो हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, हो सकता है कि मेरा मानना हो कि भाई आप जब दिल्ली सल्तनत पढ़ो तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों पर, बलबन जैसे शासकों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक पर ज़्यादा सवाल नहीं बनते। लेकिन आपका मानना है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को भी नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर भी सवाल बनते हैं। और जबकि एग्जामिनर ने पूछ लिया सिकंदर लोदी पर सवाल। तो यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी नहीं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो, और ज़रूरी नहीं कि हम दोनों जैसा सोचते हो एग्जामिनर उस तरह का सवाल खड़ा कर दे। और एनसीईआरटी इसलिए नहीं पढ़ी जाती है कि आपको फैक्ट मिले। अगर आपको फैक्ट चाहिए तो आप सीधे रेफरेंस बुक में जाइए। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ी जाती है ताकि आपके दिमाग में एक आधार बन सके, आपके दिमाग में वो कहानी बन सके कि किस तरह से इतिहास पढ़ना चाहिए, किस तरह से इतिहास को समझना चाहिए। यही कारण है कि हम पीजी करने के बाद भी हम यहाँ पर 6वीं क्लास के बच्चों की तरह एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। 7वीं क्लास अभी हमने पूरी की है और 8वीं क्लास अभी आधी पहुँचे हैं हम। तो ये एक एडवाइस आपके लिए मैं देना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को ना देखें तो आप खुद या तो बुक खरीद के पढ़ो या किसी ऐप से पढ़ो। बहुत सारे ऐप एनसीईआरटी के प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। मैं खुद यहाँ पर रिकॉर्डिंग एक ऐप की क्लास को देखकर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप खुद से पढ़ सकते हो या फिर वीडियो को पॉडकास्ट की तरह सुन सकते हो, देख सकते हो। लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ो मेरे भाई, और पूरा चैप्टर पढ़ के जहाँ भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊँ, आप वहीं पर वीडियो को थोड़ा रोक कर उसके नोट्स बना लो अगर आपके पास में समय है तो। इससे क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हालांकि बाद में भी मैं एनसीईआरटी के नोट्स जो मैंने अपने लिए बनाए थे वो मैं अलग अलग क्लासेस के माध्यम से आपके सामने लेकर आऊँगा। तो रउआ की खोपड़ी में बात घुस गले मानी क्या बोलते हैं यार, आई डोंट नो। जो भी हो, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर 17वीं सदी के सूरत के बंदरगाह की तस्वीर यहाँ पर बनाई गई है और आप देख सकते हो कि कितना बड़ा ये बंदरगाह रहा होगा। कितने सारे जहाज़ आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज़ 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं शताब्दी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत कम यहाँ पर व्यापार का केंद्र इसको हटाकर उन्होंने जो बंगाल साइड है उधर के केंद्रों को उन्होंने बना लिया था। दक्षिण में जो कोचीन वगैरह है उनका भी थोड़ा महत्व बढ़ गया था। बॉम्बे क्षेत्र में भी उन्होंने अच्छे से सेटलमेंट कर लिया था। बॉम्बे का डेवलप करके उसको भी एक बंदरगाह सिटी के तौर पर डेवलप करने लगे थे। इसके कारण इसका महत्व गिर गया। मुग़ल काल से ही इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था सूरत का। अब दोस्तों, यहाँ पर इस अध्याय को मैं बहुत ही आसान शब्दों में धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करूँगा। आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनते जाइए। भूल जाइए अगले कुछ समय के लिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। बस आपका दिमाग, आपकी आंखें यहीं रहना चाहिए। ठीक है? इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों पर का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा, तो ब्रिटेन दुनिया का कार
कारखाना कहलाने लगा। दोस्तों, जो देश आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है वही वर्ल्ड लीडर बनता है। जैसे ब्रिटेन तब तक दुनिया का सर्वोच्च शक्तिशाली देश बना रहा जब तक उसकी नेवी सबसे ताकतवर थी और उसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे थे। जब जैसे ही अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसने अन्य देशों को हथियार बेच कर पैसे कमाए और परमाणु हथियार के उपयोग के बाद से जो अमेरिका की साख बढ़ी वो आज तक कायम है। और 1945 में जहां अमेरिका की कोई औकात नहीं थी, आज अमेरिका विश्व की वो ताकत बन गया है जिसके इशारों पर बहुत सारी शक्तियाँ नाचती है। आज भी आप देख लो, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है और भारत के बड़े बड़े नेताओं के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीधे तौर पर ट्रम्प को बोल सके कि भाई तुमने ये क्यों किया, हम भी तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। क्योंकि अमेरिका विश्व राजनीति में इतनी पकड़ बना चुका है कि सीधे तौर पर अमेरिका के खिलाफ आप नहीं जा सकते, क्योंकि उसका डॉलर दुनिया के व्यापार में एक मेजॉरिटी रखता है। उसकी इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। बहुत अलग अलग प्रकार के व्यापार हम उससे करते हैं। तो इस तरह से सीधे तौर पर हम अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आर्थिक रूप से सक्षम होता है और जो सैन्य रूप से सक्षम होता है वही दुनिया की ताकत बनता है। हम देखते हैं कि विश्व में सबसे पहले औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई वो ब्रिटेन में हुई। और ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण की शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि ब्रिटेन के सबसे ज़्यादा उपनिवेश बन चुके थे और उपनिवेशों से कच्चा माल बहुत बड़ी मात्रा में आने लगा था। कच्चे माल को कैसे प्रोडक्ट बनाया जाए, इसको लेकर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने नए नए अनुसंधान किए और नई नई तकनीकों और नई नई मशीनों का विकास हुआ और इस तरह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इंग्लैंड के बाद इसके पड़ोसी देश इंग्लिश चैनल को पार करके यह औद्योगिक क्रांति फ्रांस पहुंची और यूरोप में सबसे आखिर में औद्योगिक क्रांति जो पहुंची वह रूस में पहुंची थी। अब इसके बाद में देखिए, ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। हम अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे मुनाफा होता था और जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा और इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े, इस अध्याय में हम इसी की बात करने वाले हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और आइए अब शुरू करते हैं। तो चीज़ें आपको थोड़ी बोरिंग लग सकती है कि आप सोच सकते हो कि भाई ये क्या बकवास चल रही है यहाँ पर, क्यों हम बिना फालतू में ये देख रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा और आखिर में आपको लगेगा कि हाँ, आपने ज़रूर कुछ सीखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नज़र डालें। बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया यानी जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ को जानना बड़ा मज़ेदार है। यहाँ पर जो कपड़ा आपको ये दिखा रहा है, जहाँ पर एक हाथी और उसके ऊपर कुछ बैठा हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग प्रकार की यहाँ पर आपको बहुत ही बारीक
कारीगरी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, इसको कहते हैं पटोला बुनाई। 19वीं सदी के मध्य में यह काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। दोस्तों, अब पटोला बुनाई जो है वह सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा भी बन गई थी। अब देखो, आप सोचो, भारत की इतनी महान कारीगरी और शिल्पी को किस तरह से अंग्रेज़ों ने दबा दिया। जब औद्योगिकरण हुआ तो ये मशीनों से बहुत जल्दी कपड़े बनाने लगे। अब आप हाथ से कोई चीज़ बनाओगे तो आप सोचोगे कि अगर आपने उसमें 100 रुपये लागत लगाई है तो आप उसमें से ज़्यादा 200 रुपये आप उसमें कमा सको, क्योंकि आपने इतना समय, इतना श्रम उसमें दिया है। लेकिन वही कपड़ा जिसको बनाने में आपको 1 हफ्ता लग रहा है, वही कपड़ा मशीन वहाँ पर 10 मिनट में बना दे रही है। तो ये इस कारण से भारत में औद्योगिकरण हुआ यूरोप में, उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा कि भारत के जो शिल्प थे, भारत का जो लघु और कुटीर उद्योग था, उसका पतन हो गया। क्योंकि भारत में औद्योगिकरण तो हुआ ही नहीं था भैया। क्यों होगा? क्योंकि औद्योगिकरण करने वाले तो खुद कौन थे? हमारे ऊपर शासन करने वाले। शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन यानी मलमल कहने लगे। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। वहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजार में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं। ऑर्डर बुक का पन्ना चित्र 3 में हमें देखने को मिलेगा। आगे, जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। नुमाइंद मतलब एजेंट। वही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों के ऑर्डर मिले थे। और यदि इसी बही के पन्नों को अगर हम पलटें तो हम पाते हैं, हमें पता चलता है कि उसमें सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। तो आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा डेवलप था भारत में कपड़े का जो उद्योग था, वह इतना ज़्यादा विकसित था। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 60 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो भाई, ये उस समय का एक ऑर्डर पत्र है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से इन्होंने ये चीज़ें की हुई हैं। अब यहाँ पर एक और बुनाई का चित्र यहाँ पर दिया गया है। यह है जामदानी बुनाई, जो कि 20वीं सदी यानी कि 1900 वाले सन में यह हमें देखने को मिलती है, उसकी शुरुआत में। और जामदानी एक तरह की बारीक मलमल होता था जिस पर करघे में सजावटी चित्र बुने जाते थे। इनका रंग प्रायः सलेटी और सफ़ेद होता था। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है। कौन से धागे? सोने के धागे का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के प्रमुख केंद्र थे। ये चीज़ों को भी हल्के में मत लेना। जामदानी बुनाई के प्रमुख केंद्र आपको ध्यान में रखना है। और इससे पहले हम कौन सी बुनाई देखे हैं, उससे पहले हम पटोला बुनाई देखे हैं, उनके केंद्र क्या है ये आप ध्यान में रखना। क्योंकि सही जोड़ी में आपको पूछ लिया जाएगा कि एक तरफ पटोला बुनाई और जामदानी बुनाई और 1-2 बुनाई के नाम पूछा जाएगा और फिर दूसरे तरफ उनके क्षेत्र आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको चीज़ें समझती भी जानी है और आपको नोट्स भी अपने स्तर पर बनाते रहना है। क्योंकि जब हम कोई क्लास को देखते हो, कुछ लिखते भी जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारा उस क्लास में पूरा कंसंट्रेशन होता है, पूरा फोकस होता है।
क्योंकि हम एक-एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, फिर हमें लगता है कि भाई ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो हम फटाक से लिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग पूरी तरह से वहाँ पर है। इसलिए आप जब भी कोई पढ़ाई की चीज़ देखें, तो हो सकता है कि आपको लगे कि भाई इसमें लिखने वाली कोई चीज़ नहीं है, फिर भी आप पेन और कॉपी लेकर बैठें। अगर 1-2 पॉइंट भी आप लिख रहे हैं तो बहुत है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लिखने के माइंडसेट से क्लास को देखेंगे, तो आप बहुत फोकस होकर देखेंगे और चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था, उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिट्स, कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सिट्स शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के छींट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़ों को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। तो आप देख सकते हो कि भारतीय जो कपड़े हैं या फिर भारतीय सूती है, इसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू थी वर्ल्ड स्तर पर, कि जो दुनिया की सबसे ताकतवर महारानी है वो भी भारतीय कपड़े पहन रही है। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था। गुलूबंद का मतलब आप समझते हैं ना, जो कान को ढकने के लिए किया जाता है, गुलूबंद। यह शब्द हिंदी के बंधाना शब्द से निकला है। अब यहाँ पर देख लो, एक और ये बहुत ही बारीक कारीगरी आपको दिख रही है और कितनी खूबसूरत ये दिख रही है। सोचो आप कितनी मेहनत से इसको बनाया जाता रहा होगा। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़ों पर छपाई छींट 19वीं सदी के मध्य में आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ईरान और यूरोप को निर्यात यह ज़्यादा मात्रा में किया जाता था। तो हम क्या पढ़ रहे थे? जो बंडाना शब्द है वो बंधाना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसे बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे, जिन्हें बांधने और रंग साजी की विधियों से ही बनाया जाता था। वही में यानी कि जो हमने ऊपर देखा तालिका, उसमें दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है, जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है। जन्म स्थान जैसे आप देखते ना, बहुत सारी, जैसे आप मध्य प्रदेश में महेश्वर की साड़ियाँ देखते हैं, चंदेरी की साड़ी देखते हैं, हम कांजीवरम की साड़ियाँ देखते हैं, हम बनारसी साड़ियाँ देखते हैं। ये साड़ियाँ कैसे इनका नाम पड़ा? क्योंकि बनारस में ही उनका उत्पादन होता था, बनारस में ही उनको बहुत अच्छे से बनाया जाता था, इसलिए वो बनारस के नाम पर बनारसी साड़ियाँ बन गई। महेश्वरी साड़ियाँ देवी अहिल्याबाई जो कि होलकर रानी थी, उनके समय पर ये बाज़ार उन्होंने विकसित करवाया और महेश्वर की साड़ियाँ महेश्वर के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्षेत्र के नाम पर प्रसिद्ध होती हैं। इसी तरह से हम देखें तो कासिम बाज़ार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर, ये क्षेत्र ऐसे थे जिनके नाम पर कपड़े बिकते थे। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। अब यहाँ पर आपको ये जो चित्र दिख रहा है, देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये बंडाना डिज़ाइन है और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी कि 1900 वाले सन शुरुआत में, जब बंगाल विभाजन वगैरह हो रहा था, उस समय पर ये हमें देखने को मिलती है। और बंडाना डिज़ाइन जो है, कपड़े के मध्य से गुजरती लकीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, बीच से खड़ी लकीर आप यहाँ पर देख रहे हो। तो लकीरों को आप देखें, क्या आप जानते हैं कि यह ऐसी क्यों है? दरअसल इस ओढ़नी में दो बांध कर रंगे गए हैं और रेशमी कपड़े के टुकड़े को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया है। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। तो अब तक हम 3 शैली देख चुके हैं बड्डो। अब यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर इसको भी लिख लेना कि बंडाना शैली या जो बंडाना डिज़ाइन के जो कपड़े हैं वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं, तो वो हैं राजस्थान और गुजरात के। ठीक है।
अब इसके बाद में देखिए यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता है। तो कैलिको अधिनियम क्या था? तो ये जो छीट वाले जो कैलिको कपड़े हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात ये की गई थी। तो ये इतने घबरा गए थे तो इन्होंने सोचा कि भाई हम जो मशीनों से कपड़े बना रहे हैं उनको तो ये पूछ नहीं रहे हैं और भारत के महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं। बबुआ तुम ही हमको लूटोगे तो हम दूसरे देशों को क्या घंटा लूटेंगे। तो ये इस तरह की बातें ये कहते थे। तो यहाँ पर आगे देखते हैं। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योगों को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइन छापे जाने लगे। और इसी समय पर स्पिनिंग जेनी जो कि छापाई खाने में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता था और यह एक ऐसी मशीन थी जिसमें एक कामगार एक साथ कई तख्तियों पर एक साथ काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तख्तियाँ घूमने लगती थी। तो यहाँ पर मैंने गूगल में खोल लिया स्पिनिंग जेनी का चित्र, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते तो हैं लेकिन हमको पता नहीं रहता है कि वो होती कैसी है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है। तो ये है स्पिनिंग जेनी, इस तरह से ये होती थी, आप यहाँ देख सकते हो। ये इधर से पहिया घुमाते थे और एक साथ बहुत सारे कपड़े, यहाँ पर बहुत सारे कलर के कपड़े यहाँ पर बन जाते थे। ये यहाँ पर देख सकते हैं इसको आप, ये स्पिनिंग जेनी को आप यहाँ देख सकते हो। सॉरी। तो ये है स्पिनिंग जेनी और एक साथ बहुत जल्दी काम इसमें हो सकता था। हालांकि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो नहीं थी, हाथ से इसका पहिया घुमाना पड़ता था, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ये एक बड़ा कदम था, बड़ी क्रांति थी उस समय के उद्योगों के माध्यम से कि भाई इसने भी बड़ा काम किया था, स्पिनिंग जेनी ने भी। अब इसके बाद में भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। और ये कुछ आविष्कार हैं, ये अक्सर जब हम एमए वगैरह करते हैं ना, तो एमए, बीए, 11 12 इनमें अक्सर हिस्ट्री में ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं भैया। कई बार तो ये बड़े एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कई बार हमें जो चीज़ें हल्की लगती है ना कि भाई इसको कौन ही पूछेगा, कई बार एग्जामिनर उसको ही उठा लेता है। क्यों? एग्जामिनर सोचता है भाई इसको हल्का छोड़ के सबने छोड़ दिया है तो चलो पूछ ही लेता हूँ। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है, जो इम्पोर्टेंट आविष्कार हुए औद्योगिक क्रांति के दौरान इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो लिख लीजिए, जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, जिसमें परंपरागत तकलिया की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं शताब्दी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि हम जानते हैं, जब
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही। ये हम अध्याय 2 में देख चुके हैं, जब हमने देखा था कि किस तरह से इन्होंने 1757 में बंगाल पर अधिग्रहण किया और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स इन्हें मिल गए थे। अब इसके बाद में देखिए कि इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और ज़मींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। मतलब आपने मुझे थप्पड़ मारा, मुझसे 100 रुपये लिया और फिर बाद में मुझसे ही 100 रुपये की आइसक्रीम खरीद ली। ये इस तरह की बात करते थे कि भारत का ही शोषण करेंगे, भारत का पैसा भारत में ही खर्च करेंगे और फिर वही पैसा इंग्लैंड ले जा लेंगे। इंग्लैंड की चवन्नी नहीं लगेगी और भारत से हम भारी मात्रा में धन ले जा लेंगे। बाद में दादा भाई नौरोजी ने बेलवी आयोग के सामने, बेलवी कमीशन के सामने इसी मुद्दे को उठाया कि किस तरह से जो अंग्रेज़ हैं वो धन निष्कासन कर रहे हैं, कि भाई आप हम पर शासन कर रहे हो, क्यों शासन कर रहे हो, आप हमारा कौन सा कल्याण कर रहे हो और ऊपर से आप हमारे ही धन ले रहे हो, हमसे ही चीज़ें खरीद रहे हो और फिर उसी चीज़ को आप ज़्यादा कीमत पे बेच दे रहे हो और फिर हमारे ही पैसे से आपने, मतलब कि आपने हमारे ही पैसा लिया, हमारे ही पैसे से चीज़ें बेची और फिर उसी से और ज़्यादा पैसा बनाया और वो इंग्लैंड लेकर आप चले गए। तो ये इस तरह की चीज़ें क्यों भाई, इससे अच्छा है कि आप भारत को अपने हाल में छोड़ दो। लेकिन ये माने नहीं, फिर 1947 में इनको भगाना पड़ा हमें। अब देखिए, राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगे। कोचीन स्थित डच बस्ती, यहाँ पर एक कोचीन की जो डच बस्ती है उसका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है और समुद्र से कैसा दृश्य दिखता है। जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियाँ भी बनने लगी। कोचीन में डच बस्तियाँ 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ किलेबंदी इन्होंने की हुई थी, क्योंकि ये जानते थे कि इनके जो कर्म है वो अच्छे तो नहीं है, इसलिए ये पहले से ही सैन्यकरण और दुर्ग निर्माण यानी किलेबंदी को ये करने लगे थे। अब 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ थे वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो सफ़ेद कपड़ों के केंद्र थे पहले उन्हें हम देखते हैं। तो सफ़ेद कपड़ों के केंद्र लाहौर में थे, सरहिंद में थे और समाना में थे और कहाँ पर थे, अहमदाबाद में और कैम्बे में, सूरत में और पटना में, ढाका में, कलकत्ता